एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे हमारे पास जो आगे का जो टॉपिक जो बचा हुआ है, जिसमें आपको कॉलम टाइप नंबर 3 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसके पहले हमने कॉलम टाइप नंबर 1 हमने देखा था, जिसमें सिर्फ एक्चुअल लोड आ रहा था। सेकंड मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको बताया था कॉलम टाइप नंबर 2 बताया था, जिसमें लोडिंग कैसे आ रही थी आपके पास, एक्चुअल लोडिंग तो आ ही रही थी, साथ ही साथ वहां पर क्या देखने को मिल रहा था, वहां पर यूनी एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट वहां पर देखने को मिल रहा था। मतलब एक एक्सिस के अबाउट क्या आ रहा था, वहां पर बेंडिंग मोमेंट देखने को मिल रहा था। तो उसका मैंने डिजाइन जब करवाया था, आपको एनालिसिस जब करवाया था, तो उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने कंसेप्ट पढ़ा था। वो क्या था हमारे पास, इंटरैक्शन कर्व। ठीक है, कॉलम इंटरैक्शन कर्व के बारे में हमने पढ़ा था। वहां पर हमने देखा था कि उस कर्व से लेके, ठीक है, वो कर्व हमारे पास उसका यूज करके हम वहां से क्या निकालते थे, हमारे पास जो कर्व से हम के की वैल्यू निकालते थे। के क्या होता है आपके पास, वो आपके होता था परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट डिवाइड बाय ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो वहां से हम क्या कैलकुलेट करते थे, हम वहां से हमारे पास एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट, हम वहां से रीइंफोर्समेंट का परसेंटेज कह लो या फिर एरिया कह लो या फिर नंबर ऑफ बार्स कह लो, हम वहां से रीइंफोर्समेंट की डिटेल्स हम वहां से निकाल लेते थे। ठीक है, कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट की। ठीक है, तो वहां से हमने इंटरैक्शन कर्व से हमने निकाला। बेसिकली वो क्या होता है आपके पास, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू का डिपेंड करके वहां पर कर्व बनता है। एक्स वैल्यू क्या आपके पास, mu अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर, वाई वैल्यू क्या आपके पास P अपॉन एफ सी के बी डी। ठीक है, तो बेसिकली हम आज का जो टॉपिक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कॉलम टाइप नंबर 3, जिसमें क्या हो रहा है आपके पास, एक्चुअल लोड तो आ ही रहा है, लेकिन पिछले बार जैसा यूनी एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट आ रहा था एक एक्सिस के अबाउट, यहां पर हम बाई एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट देखेंगे। मतलब आपके पास एक्स एक्सिस के अबाउट भी बेंडिंग मोमेंट आएगा और वाई एक्सिस के अबाउट भी क्या आएगा, वहां पर बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें वहां पर दोनों चीज को देखना पड़ेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हम दोनों चीज को देख रहे हैं तो यहाँ पर इंटरैक्शन कर्व का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, जो हमने पहले किया था, बिल्कुल करेंगे। इंटरैक्शन कर्व जो आपने मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में आपको जो बताया था, अगर आप वो वाला लेक्चर नहीं देखे हो तो आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक चीजें बताऊंगा नहीं कि ये कर्व कहाँ से आया, कैसे आया। ये चीजें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, उसके बाद ही आप ये वाले लेक्चर पे आए होंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा है जो डायरेक्टली इस लेक्चर पे आया, तो एक बार थोड़ा इंटरैक्शन कर्व वगैरह देख लेना, पिछले वाला लेक्चर जो मैंने आपको बताया था, तो वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज अपन देखेंगे एनालिसिस ऑफ कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल लोड एंड बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो हम यहां पर इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर मैं आपको क्या बताया, हम यहां पर इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपके पास, क्रॉस सेक्शन। ये क्या है आपके पास, क्रॉस सेक्शन, कॉलम का एक क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, बेसिकली इस क्रॉस सेक्शन में आप देखोगे तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 4 रीइंफोर्समेंट लगाए मैंने। कितने रीइंफोर्समेंट लगाए मैंने, 4 रीइंफोर्समेंट लगाए। बेसिकली जब भी आप रीइंफोर्समेंट बनाते हैं ना, तो उसको फिल कर दीजिएगा, ऐसे हॉलो नहीं रहता रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो यहां पर मैंने 4 रीइंफोर्समेंट मैंने सपोज मान लीजिए मैंने दिए हैं यहां पर। ठीक है, तो बेसिकली वो तो ठीक है, रीइंफोर्समेंट वगैरह तो दिए हो। मैं बोल रहा हूं कि बेसिकली यहां पर अगर मैं लोड लगा रहा हूं, तो वो लोड कहां पर एक्ट कर रहा है, क्या वो सीजी से पास हो रहा है, क्या वो सीजी से पास हो रहा है, क्या नहीं, क्या वो एक्सियल लोड प्लस यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है क्या, मतलब इस एक्सिस में या फिर इस एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है क्या, नहीं। यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, यहां पर आपके पास दोनों जगह से यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं हटाया रीइंफोर्समेंट को, ठीक है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मान लीजिए मैं लोड कहां पर लगाया हूं, मैं इसके यहां पर मैंने लोड लगाया हुआ है। ठीक है, मैंने लोड कहां पर लगाया, यहां पर हमारे पास जो एक्चुअल लोड का जो पॉइंट है वो कहां से पास हो रहा है, वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो आप यहां पर देख सकेंगे कि यहां पर भी आपको एसेंट्रिसिटी देखने को मिलेगी और यहां पर भी आपको एसेंट्रिसिटी देखने को मिलेगी। मतलब इसको आप बोलोगे तो इसको आप EX बोल दीजिए, EY बोल दीजिए। ठीक है, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट आप डिस्टेंस लेते हो, वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो वो EX हो जाएगी। हम यहाँ Y एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, EY हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंस क्या हो रहा है, यहाँ पर एसेंट्रिसिटी, मतलब आपको यहाँ पर x डिस्टेंस के भी आपको कुछ x एक्सिस के अबाउट भी कुछ डिस्टेंस देखने को मिल रहा है और y एक्सिस के अबाउट भी कुछ डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर जो लोड आ रहा है उसमें मोमेंट दोनों एक्सिस के अबाउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपके
बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस भी देखने को मिलेगा और बेंडिंग मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस भी देखने को मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, इस केस में आपके पास एक्सियल लोड तो आ ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपके पास बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट भी देखने को मिल जाएगा। एक आपके कारण एक्स के थ्रू, एक एक्स के अबाउट और दूसरा वाई के अबाउट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक ये चीज समझ में आई। तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। अगर आपके पास ऐसा हो कि आपके पास दोनों एक्सिस के अबाउट क्या आ रहा है, मोमेंट आ रहा है। पिछले बार हमने देखा था सिर्फ यूनी एक्सियल बोला था, तो यूनी एक्सियल में क्या हो रहा है आपके पास, वहां पर आपके पास हम दोनों एक्सिस के अबाउट नहीं देख रहे थे, हम यहाँ पर किसी एक एक्सिस के अबाउट ही वहां पर क्या आ रहा था, मोमेंट देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो वहां पर हम सिर्फ एक ही मोमेंट के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर मैं इधर की बात करूं तो यहां पर अगर मैं बोलूं गिवन क्या क्या रहेगा, इस केस में आपके पास गिवन क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो कॉलम डायमेंशन आपको बता दिया जाएगा। कॉलम डायमेंशन आपको गिवन होगा, जैसे कि बी और डी। ठीक है, मतलब अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो सपोज बी और डी आपको क्या है, गिवन होगा। अगर आपके पास सर्कुलर कॉलम रहेगा तो क्या गिवन होगा आपके पास, डायमीटर गिवन होगा। ठीक है, डायमेंशन आपके पास पता होगी। दूसरा आपके पास बता देगा पीयू की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ पर पीयू आपको गिवन होगा। ठीक है, या फिर एक्चुअल लोड आ कितना रहे उसका बीम और स्लैब के लेके, तो वो एक्चुअल लोड फैक्टर एक्चुअल लोड आपको गिवन होगा। या फिर अगर सर्विस लोड गिवन है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करके आप पीयू निकाल लेंगे। दूसरा यहाँ पर mu x और mu y की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, mu x और mu y की वैल्यू आपको गिवन होगी। मतलब ये जो पीयू जो है, पीयू क्या आपके पास जो बीम और स्लैब का जो लोड है, मतलब स्लैब के ऊपर जो लाइव लोड हो रहा है। ठीक है, स्लैब के ऊपर जैसे जो भी उसके ऊपर जो भी लाइव लोड आ रहा है, साथ ही साथ उसका सेल्फ वेट वो बीम पे ट्रांसफर कर रहा है, और बीम का अपना खुद का वेट, साथ ही साथ ऊपर से जो वेट आ रहा है उसके ऊपर, वो सारा वेट स्लैब का और बीम का कहाँ पे लग रहा है, कॉलम पे लग रहा है। वो कॉलम पे जो लोड लग रहा है वो कितना लोड लगेगा, दैट इज योर पीयू। ठीक है, एक्चुअल लोड की बात कर रहा हूं मैं, तो पीयू कितना लग रहा है आपके पास, वो गिवन होगा। साथ ही साथ MUX और MUY भी गिवन होगा। अब ये MUX और MUY क्या है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कॉलम के ऊपर मोमेंट आ कितना रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल लोड के कारण जो मोमेंट आ रहा है। ठीक है, या फिर मैं बोलूं जो एक्चुअल लोड जो आपने जो बीम और स्लैब के कारण जो आ रहा है, उसके कारण जो मोमेंट जो जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये उसकी कैपेसिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मोमेंट की। ठीक है, कि आपके पास जो कॉलम है वो कितना मोमेंट रेजिस्ट कर पाएगा उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये मैं बोल रहा हूं आपके पास ये कितना मोमेंट सब्जेक्टेड है उस कॉलम के ऊपर। ठीक है, ऊपर से बीम और स्लैब के कारण जो लोड आ रहा है, वो लोड के कारण वहां पर कितना मोमेंट भी डेवलप हो रहा है। मतलब ये कैसा हो जाएगा, डिस्ट्रॉइंग मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है आपके पास, कॉलम के ऊपर एक्सटर्नल मोमेंट की बात कर रहा हूँ, उसकी कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी आपको क्या रहेगा यहाँ पर गिवन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपके पास बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट है, तो यहाँ पर दोनों मोमेंट हमें पता होने चाहिए कि इतने इतने टाइप के मोमेंट आ रहे हैं, उसकी कैपेसिटी इतनी है। ठीक है, सॉरी उसकी वैल्यू इतनी है। क्लियर? तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पर गिवन होगी। अब यहाँ पर अगर मैं एनालिसिस स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँ, एनालिसिस स्टार्ट करूँ, तो आपके पास जब भी बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट हो तो हमें कैसे करना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें तो सेम रहेगी। कैसे? जो हमने पहले पढ़ा था। जैसे स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे आप, स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे आप, स्टेप नंबर 1 में वही करेंगे जो पहले करते थे। क्या करते थे, पहले हम देख लेंगे उसका स्लेंडरनेस रेशियो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो देख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लैम्डा आपको पता है कितना होता है, एल इफेक्टिव अपॉन बी या फिर डी बोल दीजिए, बी या फिर डी जो भी छोटा रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू जितनी भी वैल्यू आई, अगर इट इज लेस देन या इक्वल टू अगर 12 हो तो मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। और एनालिसिस हम किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, शॉर्ट कॉलम की कर रहे हैं। लॉन्ग कॉलम अगर आपके पास रहा तो वहां पर क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बेसिकली आपके पास यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पास क्या आएगा, शॉर्ट कॉलम ही आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो वहां पर अगर लॉन्ग कॉलम रहेगा तो वहां पर एक दो हम कांस्टेंट वहां पर यूज करते हैं, सीआर वगैरह, तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या यूज करना है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या निकालिए आप, स्लेंडरनेस रेशियो चेक कर लिए कि वो शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम है। बेसिकली वो शॉर्ट कॉलम ही रहेगा फॉर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 में आते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है हमें, यहाँ पे हमें निकालना है मिनिमम एसेंट्रिसिटी। यहाँ पर हमें चेक करना रहता है मिनिमम एसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर मिनिमम एसेंट्रिसिटी क्यों चेक करना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास मोमेंट तो आ ही रहा है, यहाँ पर है ना, मोमेंट तो आ ही रहा है, फिर आप मिनिमम एसेंट्रिसिटी क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि देखिए अगर ये मोमेंट आपके पास आ रहा है, जैसे मान लीजिए MUX की
वैल्यू है 10 किलो न्यूटन मीटर, MUy की वैल्यू है 5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और आपके पास मिनिमम एसेंट्रिसिटी के कारण जो मोमेंट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है कितना, 50 किलो न्यूटन मीटर। कितना आ रहा है वो, 50 किलो न्यूटन मीटर। तो यहां पर अगर मिनिमम एसेंट्रिसिटी के कारण जो मिनिमम बेंडिंग मोमेंट जो आपके पास जनरेट हो रहा है उसकी कितनी वैल्यू है, 50, तो इतना तो आपका रेजिस्ट कर लेगा जब आप एक्चुअल लोडेड कॉलम बनाओगे एज मिनिमम एसेंट्रिसिटी के इफेक्ट को कंसीडर करते हुए। क्या करेंगे हम, 10% रिड्यूस कर लेंगे। तो 10% रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, इसके लिए, क्योंकि वहां पर कितना आ रहा है, 50 किलो न्यूटन मीटर भी आपके पास आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि आपके पास MUx और MUy 50 से कम है, तो यहाँ पर हम बाई एक्सियल के लिए डिजाइन क्यों करेंगे, हम वहां पर सीधा सीधा क्या कर देंगे, जो हमारे पास 10% जो रिड्यूस किए थे, कितना था हमारे पास 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FI AS, ये वाले फॉर्मूले में क्या हो रहा है, 10% हमारे पास क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करके हम क्या देख रहे हैं, मिनिमम हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट है उसको क्या कर लेगा, वो रेजिस्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ से अगर मैं कैपेसिटी निकालूँ तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो इस मिनिमम बेंडिंग मोमेंट से कम है कि ज़्यादा है। तो अगर कम हो जाएगा तो हम वहाँ पर जो हम अभी जो डिज़ाइन करना सिखाएंगे आपको, वैसे आप डिज़ाइन नहीं करोगे, टाइप नंबर 1 से आप डिज़ाइन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है उतना, आप अगर आपको लग रहा है कि बाय एक्चुअल में देख के आपको समझ में आ रहा है तो इसको स्किप भी कर देना, कोई इतना वो नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं E मिनिमम XX आपको बताऊँ, फॉर्मूला कितना हो जाएगा इसका, L/500 प्लस D/30 और 20 mm, ये दोनों में से जो भी क्या रहा है आपके पास मैक्सिमम रहे, ठीक है। सिमिलरली E मिनिमम YY की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, L/500 प्लस B/30 या फिर 20 mm, ये दोनों में से जो भी ग्रेटर रहेगा। क्लियर, आपको पता है, मैं बार बार बताया हूँ कि ये क्या आपके पास, दिस इज योर XX एंड दिस इज योर YY, ठीक है। ये B है और ये क्या आपके पास D, ये क्या आपके पास D। काफ़ी बार रिपीट कर दिए, बट स्टिल कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो अभी देख रहा है, पहले नहीं देखा होगा, तो E मिनिमम YY की बात करूँ तो YY कौन से वाले डायमेंशन कट कर रहा है, B को, तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, B। XX की बात कर रहा हूँ तो XX कौन से डायमेंशन कट कर रहा है, वो D को, तो मैं यहाँ पर लूंगा D। तो यहाँ पर आप E मिनिमम XX और E मिनिमम YY निकाल लेंगे। आप यहाँ से E मिनिमम XX और E मिनिमम YY निकाल लिए तो नेक्स्ट आप क्या देख लेना, नेक्स्ट आप देख लेना बेंडिंग मोमेंट, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट वो कितना हो जाएगा आपके पास। अगर मैं MU मिनिमम XX की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी PU इंटू E मिनिमम XX, E मिनिमम XX। सिमिलरली MU मिनिमम YY की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, PU इंटू E मिनिमम YY, ठीक है। PU आपको गिवन है, E मिनिमम XX और YY हमने अभी यहाँ से स्टेप नंबर 2 से निकाल लिया। बेसिकली क्या आपके पास ये मिनिमम आपके पास बेंडिंग मोमेंट है, और ये मिनिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, ये उतना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है जितना आप जब टाइप 1 वाला जो कॉलम था, जब आपका टाइप 1 वाला जो कॉलम था उसमें आपने जो PU की जो वैल्यू निकाला था 90% ही बस कंसिडर करके उसकी स्ट्रेंथ को, कितना 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FI AS, ठीक है। बस वो वाली वैल्यू क्या कर रहा है, ये मिनिमम बेंडिंग मोमेंट को क्या कर लेगा, उसके इफेक्ट को वो कंसिडर कर लेगा। उतना बेंडिंग मोमेंट का जो इफेक्ट आपके पास आ रहा है उसको क्या कर लेगा, अपनी स्ट्रेंथ में क्या कर लेगा, इनको भी वो कंसिडर कर लेगा। उसके लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा वहां पर हमें कुछ प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास व्हेन कंपेयरिंग द बेंडिंग मोमेंट्स, ठीक है, अगर आपके पास MUX जो कि गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, MUX और MUY, ठीक है, मान लीजिए आपके कॉलम में जो आपके पास जो मोमेंट आपके पास जनरेट हो रहा है वो ज़्यादा है किससे, MU मिनिमम XX से, या फिर बोल दूँ MUXX मिनिमम। सिमिलरली MUY जो है वो भी क्या है, ज़्यादा है किससे, MUYY मिनिमम से, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी कैपेसिटी कितनी है आपके पास, MU मिनिमम कितना आपके पास, मान लीजिए 50 किलो न्यूटन मीटर, बट ये दोनों की वैल्यू एक की 100 हो गई, एक की 150 हो गई, तो दोनों 50 से ज़्यादा है,
तो उस केस में क्या होगा, आपके पास वाला जो फॉर्मूला जो था टाइप 1 में हमने जो पढ़ा था वो इतना बेंडिंग मोमेंट कंसिडर नहीं कर पाएगा, भले ही वो उसने अपनी स्ट्रेंथ को जो है 10% क्या कर लिया वहां पर रिड्यूस करके वहां पर देख लिया है, बट स्टिल ये वाले बेंडिंग मोमेंट को क्या कर पाएगा, वो कंसिडर नहीं कर पाएगा। तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हेन बोथ द मोमेंट्स क्या हो रहे हैं आपके पास ग्रेटर देन हो रहे हैं मिनिमम से, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम डिजाइन करेंगे किसके टाइप का, कॉलम टाइप 3। मतलब आपके पास एक्सियल लोड प्लस बाई एक्सियल क्या आ रहा है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब ये वाला केस मैं आपको जो समझा रहा हूं। अच्छा, अगर मान लीजिए यहीं पर समझिए कंपेयरिंग बेंडिंग मोमेंट, अगर ये दोनों बेंडिंग मोमेंट जो थे लेस देन mu xx और mu yy हो जाते तो हम किससे करते, टाइप 1 से हम क्या कर लेते, उसको बना लेते। यहां पर mu x इज लेस देन आपके पास होता mu xx मिनिमम और mu y ग्रेटर देन होता है mu yy मिनिमम से। मतलब सिर्फ कोई भी दोनों में से कोई भी एक ही बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, मिनिमम से ज्यादा हो रहा है, दूसरा वाला मिनिमम से कम हो रहा है, तो वहां पर क्या करते हैं, हम वहां पर यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट के टाइप के से हम क्या करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, यूनी एक्सियल वहां पर हम बेंडिंग मोमेंट के टाइप से हम क्या करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं। लेकिन यहां पर दोनों बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर देन मिनिमम से, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट के डिजाइन से हम क्या करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। समझ में आया यहां पर। तो यहां पर अगर आपके पास दोनों आपके पास बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर देन है मिनिमम से, एक्स एक्स और मिनिमम वाई वाई से आपके पास क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, टाइप 3 जो कि आपके पास है एक्सियल लोड और बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट से हम क्या करेंगे, यहां पर डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर स्टेप नंबर 5 जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, इंटरैक्शन कर्व का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, इंटरैक्शन कर्व का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इंटरैक्शन कर्व के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी नीड टू फाइंड क्या क्या चाहिए होता है हमारे पास। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, d डैश बाय डी चाहिए रहेगा। दूसरा क्या चाहिए रहेगा हमें, x की वैल्यू। और तीसरा यहां पर क्या चाहिए होता है हमारे पास, यहां पर हमें x वैल्यू की नीड नहीं है, x वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, यहां पर आप चीजें समझिएगा, यहां से ना आपके पास चेंज हो जाएगा। यूनी एक्सियल में जैसे हम जैसा पढ़ा रहे थे, मैंने आपको क्या बताया था, d डैश बाय डी निकाल लेना, x वैल्यू निकाल लेना और y वैल्यू निकाल लेना। यहां पर रिवर्स हो जाएगा, यहां पर क्या रिवर्स हो जाएगा, यहां पर आप d डैश बाय डी निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद आप निकाल लेना y वैल्यू, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, y वैल्यू, और थर्ड में आप निकाल लेंगे k वैल्यू। ठीक है, यहां पर क्या निकालेंगे आप, k वैल्यू। ठीक, समझ में आएगा। यहां पर मैं बता रहा हूं, वी नीड टू फाइंड फॉर mu x। ठीक है, यहां पर मैं x एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट आ रहा है ना, मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, हमें वहां पर देखना पड़ेगा d डैश बाय डी, y वैल्यू और k वैल्यू, ये तीन चीज हमें निकालनी पड़ेगी। अब यहां से आप चीजें समझिए कि ये तीन चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन क्या है, ये सब आप अच्छे से समझिएगा। यहां से आपके पास डिजाइनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले d डैश बाय डी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं d डैश बाय डी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल, आइए इधर देखिए, ये क्या आपके पास, ये आपके पास कॉलम का क्रॉस सेक्शन, ये आपके पास क्या है, कॉलम का है क्रॉस सेक्शन। मैंने यहां पर 4 रीइंफोर्समेंट डाल दिया, मैंने यहां पर क्या डाला, 4 रीइंफोर्समेंट डाल दिया। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं बोल रहा हूं, ये क्या आपके पास, दिस इज योर डी डैश। सिमिलरली ये जो है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर डी डैश। और डी डैश क्या हो जाएगा आपके पास, डी डैश क्या दिख रहा है आपको, इफेक्टिव कवर। डी डैश क्या दिख रहा है आपको, इफेक्टिव कवर। तो यहां पर अगर मैं इफेक्टिव कवर की बात कर रहा हूं, तो इफेक्टिव कवर क्या हो जाता है आपके पास, क्लियर कवर प्लस 5/2। डी डैश क्या हो जाता है आपके पास, क्लियर कवर प्लस 5/2। तो यहां से आप क्या कर लोगे, इफेक्टिव कवर आप डी डैश की वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, वी नीड टू फाइंड डी डैश बाय डी की बात करूं, तो आप क्या कर लेना, यहां पर आप यहां पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले डी डैश बाय डी का रेशियो हमें क्यों चाहिए होता है ये बताइए। डी डैश बाय डी के रेशियो से ही हमें क्या मिलता है,
आपके पास जो SP16 जो IS कोड है, ठीक है, SP16 का जो IS कोड है, वहां से हमें चूज करने को मिलता है कि हमें कौन से कर्व को, कौन से डायग्राम को हमें देखना है, क्योंकि देयर आर वेरियस नंबर ऑफ डायग्राम्स, वेरियस नंबर ऑफ इंटरैक्शन कर्व्स। तो हमें जो d'/d का जो रेशियो है वहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है, वहां से हमें देखने को मिल रहा है एक पर्टिकुलर, एक ऐसा इंटरैक्शन कर्व जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक ऐसा हमें पर्टिकुलर इंटरैक्शन कर्व जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो आपने d'/d से आपने क्या किया, आपने यहां पर d'/d से आपने क्या किया, चूज द इंटरैक्शन कर्व, चूज द इंटरैक्शन कर्व ऑफ कॉलम फ्रॉम SP16, फ्रॉम SP16। तो d'/d का जो भी रेशियो रहेगा वहां से हम क्या कर लेंगे, वहां से हम निकाल लेंगे कि हमें कौन सा इंटरैक्शन कर्व हमें रिक्वायर्ड है। d'/d अगर आप बोलोगे तो देखो d'/d हम एक और जगह यूज करते थे पहले, कहां पर यूज करते थे याद है क्या, जब हम फ्लेक्सर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां पर मैं आपको पढ़ाया था बीम्स में, तब मैं आपको बताया था डबली रीइंफोर्स्ड बीम का। तो डबली रीइंफोर्स्ड बीम में भी हम वहां पर क्या देखे थे, वहां पर हम d'/d के कंसेप्ट को हम वहां पर पढ़े थे। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना कि वो वाला d'/d अलग था, ये वाला d'/d अलग है, क्लियर। तो यहां पर हम सबसे पहले जो निकालें, क्या निकालें, d'/d फंक्शन क्या है उसका, क्यों निकालें, क्योंकि हमें एक इंटरैक्शन कर्व चाहिए, कहां से, SP16 से। तो SP16 का जो कोड है, अब वो कोड अगर आप निकालोगे तो एक छोटा सा बुकलेट टाइप का रहेगा वो, उसके अंदर काफी सारे आपके पास क्या रहेंगे, कर्व्स रहेंगे, काफी सारे इंटरैक्शन कर्व्स रहेंगे। तो हमें देखना कौन सा कर्व है, तो वो कौन सा बताएगा हमारे पास, d'/d का जो रेशियो रहेगा, हर एक अलग अलग रेशियो के लिए अलग अलग वहां पर क्या है आपके पास इंटरैक्शन कर्व वहां पर डिफाइंड है। तो हमें चूज कर लेना है कौन सा कर्व हमें लेना है। तो हमने ये ले लिया। सेकंड हमें निकालना है y वैल्यू। y वैल्यू क्या होती है आपके पास, y वैल्यू होती है आपके पास PU/FCK इंटू B/D, ठीक है, PU/FCK B/D। PU आपको गिवन है, FCK आपको पता होगा, ग्रेड कौन सा आपके पास कंक्रीट का, नहीं पता होगा तो अज्यूम कर लेना। B और D डायमेंशन, कॉलम डायमेंशन भी क्या थे आपके पास, गिवन थे, मैंने आपको बताया था, कॉलम डायमेंशन, एक्चुअल लोड और बेंडिंग मोमेंट, ये तीन चीज आपके पास गिवन है। बेसिकली हमें निकालना क्या है, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और वहां पर रीइंफोर्समेंट वगैरह के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो y वैल्यू आप निकालोगे, तो जैसे ही आपने यहाँ से चूज किया इंटरैक्शन कर्व, तो इंटरैक्शन कर्व आपको एक पर्टिकुलर इंटरैक्शन कर्व आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरैक्शन कर्व वहां पर आपको मिल जाएगा। ये क्या होगा आपके पास, y वैल्यू हो जाएगी आपके पास PU/FCK B/D। x वैल्यू क्या होती है आपके पास, MU/FCK BD²। ये होता है, आपको इतना पता है। और यहाँ पर अलग अलग क्या होंगे, यहाँ पर इंटरैक्शन कर्व होंगे, अलग अलग क्या होंगे यहाँ पर इंटरैक्शन कर्व होंगे। बेसिकली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप सबसे पहले d'/d से, आप यहाँ पर d'/d से ये वाला क्या किया आपने, ये वाला इंटरैक्शन कर्व आपने चूज कर लिया कि हाँ भाई ये वाला इंटरैक्शन कर्व मुझे रिक्वायर्ड है। इसके बाद अपन देखेंगे तो जो y वैल्यू है, y वैल्यू क्या है, PU/FCK BD, सारी चीजें गिवन है, y वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ से d'/d से हम ये वाले कर्व में आ गए और उसके बाद हमें यहाँ से y वैल्यू भी मिल गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें y वैल्यू मिल गई 0.6, फॉर एग्जाम्पल कितनी मिल गई हमें, 0.6, ठीक है। तो हमें ये वाला पॉइंट भी हमें मिल गया और ये क्या हमारे पास, दिस इज योर y वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड नंबर, जो थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है आपके पास, दैट इज योर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है k वैल्यू, ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, k वैल्यू। अब बेसिकली k वैल्यू क्या बताया था मैंने, k वैल्यू होता है आपके पास PT/FCK, परसेंटेज ऑफ, ये क्या बताया था मैंने, ये होता है आपके पास परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो रहेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं k, इसको हम बोलते हैं k वैल्यू। और k वैल्यू बेसिकली होता क्या है, हर एक जो इंटरैक्शन कर्व जो है, हर एक जो लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कर्व आपको देखने को मिल रहा है, ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ P/FCK को, ठीक है, परसेंटेज ऑफ P/FCK को यहाँ पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली हम इसके पहले क्या करते थे, यूनी एक्सियल वाले में, वहां पर हम यहाँ पे y वैल्यू निकाल लेते थे और यहाँ से हम x वैल्यू निकाल लेते थे।
दोनों पॉइंट को हम कोइंसाइड करके देखते थे कि कौन सा कर्व हमें मिल रहा है, कौन सा हमें कर्व मिल रहा है, और वो वाले कर्व का जो भी आपके पास वैल्यू रहेगा तो हमें यहाँ से k वैल्यू मिल जाता था, परसेंटेज p अपॉन FCK की वैल्यू हमें वहाँ पर मिल जाती थी। तो FCK तो हमें पता है, वहाँ से हमें क्या मिल जाता था, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट हमें मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाइस वर्सा करेंगे, यहाँ पर हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे। रिवर्स प्रोसेस मतलब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये जो k वैल्यू है, ये वाली जो k वैल्यू है हम इसको पहले निकाल लेंगे, ठीक है। ये वाली जो k वैल्यू है इसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारे पास k वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट अपॉन FCK होता है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट, मिनिमम परसेंट कितना होता है हमारे पास, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट कितना होता है हमारे पास, 0.8%, ठीक है। कितना होता है यहाँ पर 0.8%। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट हम जितना प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर जनरली हम कितना लेते हैं यहाँ पर 1% टू 1.4%, इतना हमें लेना है परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। क्यों, हमें ये जो मिनिमम जो है इससे हमें थोड़ी ज़्यादा वैल्यू ही लेनी है, क्योंकि ये तो मतलब एकदम सबसे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट है, इतना आपके पास होना ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप प्रोवाइड करेंगे, क्यों, फॉर द स्ट्रेंथ। अच्छा, इससे ज़्यादा भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम तो 4% या 6% होता है कॉलम के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द ओवरलैपिंग। तो हम यहाँ पर 1 to 1.4% क्यों ले रहे हैं, ले सकते हैं और ज़्यादा। आप चाहो तो 2% भी ले लो, आप चाहो 3% ले लो, अरे 4% भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप परसेंटेज बढ़ाते जाओगे ना, आपके पास मटेरियल उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, ठीक है। आपके पास अगर मटेरियल आप लोहा उसमें बहुत ज़्यादा लगाते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, ठीक है। कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो, लेकिन जो स्ट्रेंथ है हमें वो मैक्सिमम मिले। स्टिल हम हमेशा कॉस्ट को फिर भी हम सेकेंडरी रखते हैं। प्राइमरी हमारे पास जो कंडीशन जो सेटिस्फाई करवानी होती है वो होती है उसके जो स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं उसका जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास होता है मेन कंसर्न, ठीक है। तो स्टिल यहाँ पर आप 0.8% आपके पास जो है उससे आप बढ़ा के ले लीजिए 1 to 1.4%, ठीक है। स्टिल अगर आपके पास एक चेक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक चेक बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए वहां पर आपके पास वो चेक फेल हो गया तो हमें रीइंफोर्समेंट आप जितना प्रोवाइड किया हो उससे और ज़्यादा आपको रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक चेक होता है कि वो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अपनी, जैसे हेलिकल रीइंफोर्समेंट की जब मैं बात किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था एक कंडीशन होती है जहां से हम पिच की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक कंडीशन होती है, वहां से हमें पता चलता है कि जो टर्न्स जो दिए हैं पिच, वो उसकी पिच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए उसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, मतलब आपने जितना पिच रखा है 2 टर्न्स के बीच में वो सही है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो पिच को क्या कर दीजिए, और कम कर दीजिए या फिर और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया गिवन बाय IS कोड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास ये जो कंडीशन आप जो रीइंफोर्समेंट आप जो प्रोवाइड करो, मैंने कितना बोला 1 to 1.4 रख दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो कंडीशन फेल हो गई तो हम यहाँ पर और बढ़ा देंगे, यहाँ पर हम कितना प्रोवाइड कर देंगे, इससे ज़्यादा ले लेंगे वैल्यू, ठीक है। तो कंडीशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या बोला मैंने, इसको मैंने बोला कि आप इसको अज्यूम कर लीजिए कितना 1 to 1.4% आप यहाँ पर अज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अज्यूमिंग परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट 1 to 1.4%, ठीक है। तो अब क्या होगा आपके पास, देखिए के वैल्यू अब आप निकाल लोगे क्या, आपको ये पता है परसेंटेज ऑफ पी अपॉन FCK कितना होता है आपके पास, के आपने परसेंटेज ऑफ पी आपने रख लिया कितना 1 से 1.4, और आपको FCK की वैल्यू पता होगी, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना ले रहे हो 20, 25, 30, 35 जितना भी ले रहे हो, आपको वो वाली वैल्यू भी पता होगी। तो यहाँ से आपको के की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, के की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू आई आपके पास, लेट जस्ट से 0.009 या फिर जो भी वैल्यू आपके पास गिवन होती है इंटरेक्शन कर्व में, और वो वाली जो वैल्यू है वो कौन सी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो लास्ट वाला जो कर्व है ना, ये जो लास्ट वाला कर्व है वो वाली वैल्यू इस लास्ट वाले कर्व से क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, ठीक है। इस लास्ट वाले कर्व से क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो हम ये जो y वैल्यू जो निकाले हैं हम क्या करेंगे, ये वाले जो लास्ट वाला जो कर्व है वहां तक हम लेके गए, और ये जो पॉइंट है हमारे पास, यही हमारे पास क्या है, k का पॉइंट है। जो हमारे पास जो k की वैल्यू आई
अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम नीचे ड्रॉप कर देंगे, इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, नीचे ड्रॉप कर देंगे। और ये वाली जो वैल्यू जो मिली है आपको अभी, ये जो वैल्यू आपको जो मिली है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर एक्स वैल्यू। ये क्या है आपके पास, दिस इज योर एक्स वैल्यू। और इस केस में जो mu है ये mu नहीं है, ये क्या हो जाएगा इस केस में, दिस इज योर mu(x1). ये क्या आपके पास, दिस इज योर mu(x1). ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। हमने क्या किया यहाँ पर, स्टेप नंबर 5 में हमने d' निकाला, वहां पर हमने कर्व चूज कर लिया, y वैल्यू निकाला तो हमें ये 0.6 वाली वैल्यू मिल गई। थर्ड हमने k वैल्यू निकाला, उसके लिए हमने परसेंटेज हमने अज्यूम कर लिया, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से x वैल्यू मिल गई। हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से x वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। अब बेसिकली ये जो x वैल्यू है वो समझिए वो है क्या, जो अभी आपको इस इंटरेक्शन कर्व से जो चीज मिली है उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आप समझिए। तो यहां से मैं बोल रहा हूं कि मुझे x वैल्यू मिल गई है, वो कितना है हमारे पास, mu(x1)/fck(bd²). और यहां से मुझे x वैल्यू की वैल्यू मिल गई है। लेट जस्ट सपोज से कि वो कितना है आपके पास, लेट से x वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.4। कितनी है वो, लेट से कितनी हो गई वो, 0.4। ठीक है, 0.4। तो यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, mu(x1)/fck(bd²). तो यहां से आप क्या कर लोगे, mu(x1) निकाल लोगे आप, यहां से आप क्या कर लोगे, mu(x1) निकालोगे, कितना हो जाएगा वो x वैल्यू, मतलब 0.4 इंटू fck(bd²). ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, 0.4 मत लिख के आ जाना आप लोग, 0.4 मत लिख के आ जाना, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। तो यहां से क्या मिल गया आपको, यहां से आपको मिल गया है एक टर्म, कौन सा, mu(x1), और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया यहां पर आपको एक टर्म मिल गया mu(x1). तो बेसिकली ये जो mu(x1) आपको मिला ये है क्या, ये जो mu(x1) है ये आपके पास बता रहे हैं वो कॉलम के अंदर जितना स्ट्रेंथ है x एक्सिस के अबाउट मूवमेंट को रेजिस्ट करने का वो बता रहे हैं। मतलब mu(x1) क्या है आपके पास, ये आपके पास उसकी स्ट्रेंथ को बता रहा है, कॉलम के अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ है कितना मोमेंट रेजिस्ट करने की mu(x1) ये उसको बता रहा है। और ये कैसे हमने निकाला, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट। हमने इतना रीइंफोर्समेंट हमने लगाया तो हमें कॉलम में इतना हम मोमेंट को क्या कर लेंगे, रेजिस्ट कर लेंगे। अगर हम ये वाली रीइंफोर्समेंट को और बढ़ाए, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट की और बढ़ाए, ज्यादा स्टील डालेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या कर देगा, ज्यादा वहां पर मोमेंट को क्या कर लेगा, वो रेजिस्ट कर लेगा। तो ये जो mu(x1) वाली जो वैल्यू है ये क्या आपके पास, दिस इज योर क्या बोलना चाहिए, रेजिस्टिंग मोमेंट है। ये रेजिस्टिंग मोमेंट मतलब कॉलम के अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बता रहा हूं। mu(x) आपके पास जो लग रहा था, mu(x) जो लग रहा था, जो गिवन था, वो आपके पास अप्लाइड मोमेंट है। कॉलम के ऊपर जो एक्सटर्नल जो मोमेंट आ रहा है वो है mu(x). mu(x1) क्या है, वो मोमेंट कितना ले सकता है, उसकी क्षमता कितनी है वो बता रहा है आपका mu(x1). ठीक है, तो क्या ज्यादा होना चाहिए, mu(x1) ज्यादा होना चाहिए कि mu(x) ज्यादा होना चाहिए, जरा बताइए आप लोग। mu(x) की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कि mu(x1) की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर जो मोमेंट आ रहा है उससे। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर लोगे, mu(x1) निकालोगे एंड इट शुड बी ग्रेटर देन mu(x). ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन mu(x). तो यहां पर आप कंपेयर मत कर लेना, कंपेयर करने के लिए एक हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो सेटिस्फाई करवाना होगा, वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो अभी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ x के बारे में बात किया, x एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट आ रहा है उसके बारे में बात किया हूं। नेक्स्ट हमें क्या देखना पड़ेगा, सिंस ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट है। ये क्या आपके पास बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट है, मतलब x के अबाउट भी मोमेंट आ रहा है और y के अबाउट भी मोमेंट आ रहा है, तो हमें दोनों मोमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हमने किसके बारे में बात किया, सिर्फ x के बारे में बात किया। तो x के लिए जितना आपके पास जितनी स्ट्रेंथ है मोमेंट को, कैपेसिटी जो है वो कितनी आपके पास mu(x1), और ये हमें इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। कहां से हमने निकाला, x वैल्यू को फाइंड आउट करके हम वहां से mu(x1) की वैल्यू निकाल लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, y के टर्म्स में।
ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, स्टेप नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो यहां पर फॉर y एक्सिस, ठीक है, फॉर बेंडिंग मोमेंट अबाउट y एक्सिस आपको यहां पर क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो यहां पर आपको निकालना पड़ेगा b डैश बाय b, आपको क्या निकालना पड़ेगा, b डैश बाय b। सेकेंड आपको अगेन निकालना पड़ेगा y वैल्यू। थर्ड आपको निकालना पड़ेगा k वैल्यू, आपको अगेन क्या निकालना पड़ेगा, k वैल्यू। अब यहां बोलोगे कि सर b डैश बाय b, b डैश क्या है आपके पास, हम d डैश पढ़े थे, d डैश क्या होता है हमारे पास, इफेक्टिव कवर होता है, लेकिन सर b डैश क्या है, तो b डैश भी आपके पास इफेक्टिव कवर ही है, लेकिन यहां पर आप देखिए d डैश क्या था आपके पास, ये टोटल आपके पास जो d है, ये क्या आपके पास टोटल d है, तो इस डायमेंशन में जो इफेक्टिव कवर आ रहा है वो क्या आपके पास d डैश। लेकिन अगर मैं बात करूं ये टोटल क्या आपके पास, ये विड्थ है b, तो इस डायमेंशन में जितना आपके पास इफेक्टिव कवर आ रहा है तो वो कौन सा आ रहा है, इफेक्टिव कवर ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये दोनों क्या आपके पास इफेक्टिव कवर है, तो ये क्या आपके पास, दिस इज योर b डैश। सिमिलरली नीचे भी आप देख सकते हो, नीचे भी क्या आपके पास, दिस इज योर b डैश एंड दिस इज योर b डैश। समझ में आया, तो मतलब विड्थ वाले डायमेंशन से आपके पास जितना इफेक्टिव कवर है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर b डैश। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, क्लियर कवर प्लस 5/2 कर लेना। क्लियर कवर कितना होता है आपके पास, वही होता है 40 mm ले लेना, 5 आपके पास जितना भी आप प्रोवाइड करोगे स्टील, वहां से आप b डैश आप निकाल लोगे, ठीक है। और b के आपके पास कॉलम का डायमेंशन है, वो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो यहां से क्या कर लोगे, सबसे पहला वाला जो पॉइंट है b डैश बाय b, यहां से क्या कर लोगे, इसका जो रेशियो आएगा b डैश बाय b का, उस रेशियो से क्या करोगे, वी चूज एन इंटरैक्शन कर्व, वी चूज एन इंटरैक्शन कर्व फ्रॉम sp16, फ्रॉम sp16, वहां से हम निकाल लेंगे b डैश बाय b से। सेकंड क्या है हमारे पास, हमें निकालना है यहां पर y वैल्यू। सेकंड क्या देखना है हमें, y वैल्यू। तो जो इंटरैक्शन कर्व आपने जो निकाला है ये है आपके पास क्या, इंटरैक्शन कर्व, ठीक है, दिस इज योर y एंड दिस इज योर x। तो यहां पर आप देखोगे ये क्या आपके पास, दिस इज pu अपॉन fck इंटू bd, और यहां पर आपको मिल जाएगा mu अपॉन fck bd स्क्वायर, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, mu अपॉन fck bd स्क्वायर, ठीक है। ये कर्व थोड़ा उतना अच्छे से बना नहीं है, इसको थोड़ा अच्छे से आप प्रॉपर बना लेना, ठीक है। जितने अच्छे आप नोट्स रखेंगे ना उतना ज़्यादा आपका पढ़ने का मन करेगा और उतना ज़्यादा बार आप क्या करोगे, उसको रिवाइज भी करोगे। तो नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाना, 2-3 टाइप के कलर के पेन यूज़ करना, ऐसे मत सोचना कि ऐसे ही बना लेंगे हम, काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे आपके पास। नोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लेक्चर तो आप एक ही बार देखोगे अगर आप क्लास में बैठे हो तो, लेकिन आपके पास जो नोट्स हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या करोगे, वहाँ से आप उसको आप गो थ्रू करोगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका जो एक काइंड ऑफ हो गया आपके पास एक रास्ता है, ठीक है, आपके पास मंजिल पहुंचाने के लिए, तो रास्ते में आपको बहुत बार ट्रैवल करना पड़ेगा, तो जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल वो रास्ता होगा उतने बार ज़्यादा आप वहाँ पर पसंद करेंगे वहाँ से गुजरना, ठीक है। तो नोट्स आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा प्यारा सा नोट्स बनाएगा। तो दिस इज योर y वैल्यू एंड दिस इज योर x वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बोला कि यहाँ पर सबसे पहले b डैश बाय b से हमने क्या किया, यहाँ पर दिस इज योर b डैश बाय b, यहाँ से आपने क्या किया, इस कर्व को, ये वाला जो इंटरैक्शन कर्व जो था इसको आपने क्या किया, चूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें y वैल्यू निकालनी है, एंड व्हाट इज y वैल्यू, दिस इज ओनली y वैल्यू। तो आप यहां से, हमें pu पता है, fck पता है, bd पता है, तो आप यहां से y वैल्यू आप निकाल लोगे, दैट इज योर pu अपॉन fck bd, ठीक है। आप ये वाली वैल्यू निकाल लीजिए। लेट सपोज वाली वैल्यू कितनी आई आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अगेन वाली वैल्यू आ गई आपके पास 0.5, ठीक है, वो कितनी आ गई आपके पास 0.5। अब क्या करना है हमें, अगेन ये वाले कर्व में k वैल्यू तो आपने निकाल लिया, k वैल्यू आपने निकाल लिया, क्योंकि k वैल्यू उस कर्व पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपके पास PU भी जो है वो कितना निकाला था हमने, 0.5 नहीं, कितना रखा था, 0.6 रखा था हमने। तो वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या, यहाँ का PU अपॉन FCK BD और वहाँ का PU अपॉन FCK BD, यहाँ पर आपके पास दोनों वैल्यू चेंज हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ठीक है।
सिमिलरली के वैल्यू जो है, के वैल्यू भी आपके पास चेंज हो सकती है क्या, पुराने वाली और यहाँ वाली से। यहाँ पर आपके पास जो के वैल्यू मान लीजिए आपके पास कितना आया, मान लीजिए आपके पास 0.01 आया, ठीक है, या फिर 0.008 ऐसे कुछ आया आपके पास, ठीक है। तो ये वाली के वैल्यू और वाली के वैल्यू आप चेंज हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट तो आप कॉलम में डाल रहे हो ना। आप परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट कॉलम ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, एक्स एक्सिस के अबाउट मैं इतना नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट डालता हूँ, वाई एक्सिस के अबाउट मैं इतना नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट डालता हूँ, ऐसा नहीं है, पूरे कॉलम की बात हो रही है। कॉलम में आपने इतना परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट आपने डाला है, तो वो चेंज तो हो नहीं सकता। चेंज बस एक ही चीज होगा, क्या, वो होगा आपका ये वाला टर्म b'/b। तो जैसे ही ये वाला टर्म आपके पास चेंज हुआ, मतलब ये वाला जो कर्व है, अब ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व और वो वाला कर्व डिफरेंट हो सकते हैं। वो वाला कर्व क्या था आपके पास, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रेशियो था, D'/D। ये वाला कर्व डिपेंडिंग अपॉन B'/B वाला है, तो हो सकता है दोनों कर्व क्या हो आपके पास, डिफरेंट हो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन B/D आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो आपके पास अगर चेंज होगा, तो ये वाला कर्व और वाला कर्व चेंज हो जाएगा। अगर दोनों कर्व चेंज हो रहे हैं, तो इनकी जो लाइन्स है, ये सेम लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगी जो वाले कर्व जो रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब यहाँ पर उस टाइम हमें जैसे लास्ट वाला कर्व मिला था, हो सकता है यहाँ पर लास्ट वाला कर्व ना मिले, हमें सेकंड वाला या थर्ड वाला कर्व मिल जाए, या फिर हो सकता है हमें लास्ट वाला ही कर्व मिल जाए, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू उतनी ना हो जो वहाँ पर जितनी थी। तो यहाँ पर आपको बस आपका ये जो तीन जो टर्म्स आप निकाले हो, ये वाला के वैल्यू, वाई वैल्यू और B'/B, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो है इसके लिए डिफरेंट अगर इंटरेक्शन कर्व आ गया, तो आपके पास यहाँ पर आपको जो वैल्यू आपको जो मिलेगी, फॉर सपोज के वैल्यू आपकी आई यहाँ पर, के वैल्यू कहाँ पर आ गई आपकी, लेट सपोज आपकी के वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। मतलब कौन सा कर्व मिल रहा है आपको, थर्ड वाला कर्व में आपको के वैल्यू मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, ये 0.6 को आप यहाँ पर बढ़ाया और यहाँ से आपने ड्रॉप किया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्स वैल्यू। ये क्या आपके पास, दिस इज योर एक्स वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो mu है, ये mu कौन सा है आपके पास, दिस इज mu, दिस इज mu/y1। ये जो mu है ये कौन सा आपके पास, दिस इज mu/y1, ठीक है। तो आप यहाँ से x वैल्यू निकाल लोगे, आप यहाँ से क्या कर लोगे, आप यहाँ से x वैल्यू निकाल लिए, तो x वैल्यू निकाल लिए, तो फॉर्मूले में पुट किए तो हमें क्या मिल जाएगा, mu/y1 की वैल्यू मिल जाएगी। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, mu/y1 की वैल्यू मिल जाएगी, mu/y1 अपॉन FCK BD² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल mu/y1 अपॉन FCK BD² और x वैल्यू आपके पास आ गया फॉर एग्जाम्पल 0.2 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर लोगे, mu/y1 निकाल लोगे आप, mu/y1 आप निकाल लोगे, और ये mu/y1 क्या है आपके पास, दिस इज द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंट अबाउट y एक्सिस, ठीक है। मतलब आपके पास जो mu/y जो आपके पास आया था, एक्सटर्नल आपके पास जो मोमेंट आया था mu/y, वो क्या था आपके पास, एक्सटर्नल लोड के कारण आया था। लेकिन ये mu/y1 जो है, ये क्या आपके पास, ये आपके पास जितना आपने रीइंफोर्समेंट आपने वहां डाला है उसके कारण कितना मोमेंट वो रेजिस्ट कर सकता है, तो वो कितनी मोमेंट रेजिस्ट कर लेगा, mu/y1 वाली मोमेंट वो क्या कर लेगा, वो रेजिस्ट कर लेगा। समझ में आया। तो यहां से हमने निकाला mu(x1) और हमने निकाला यहां पर mu/y1। ये दोनों क्या आपके पास, दिस आर द मोमेंट्स विच आर द रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। वो क्या आपके पास रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ है, मोमेंट स्ट्रेंथ है किसकी, कॉलम की, ठीक है। तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए आपके पास, दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, किससे होना चाहिए वो, दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन आपके पास जितना अप्लाइड आपके पास जो मोमेंट आ रहा है, ठीक है। अप्लाइड आपके पास जो एक्सटर्नल लोड के कारण जो मोमेंट आ रहा है उससे क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आया। अब हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ऐसे चेक मत कर लेना कि mu(x1) शुड बी ग्रेटर देन mu(x), हाँ है तो ठीक है, mu/y1 इज ग्रेटर देन mu(y), हाँ ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक है, कॉलम सेफ है। ऐसा आप चेक नहीं कर सकते। इसका चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, तो नेक्स्ट आप डालिए स्टेप नंबर 7, अपन डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 7। मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए स्टेप नंबर 7 देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वी नीड टू satisfy
we need to satisfy the following condition, the following condition। ठीक है, एक कंडीशन है जिसको हम ब्रेसले फॉर्मुलेशन भी बोलते हैं, जिन्होंने आपका ये फॉर्मुलेशन यहाँ पर गिवन था, एक कंडीशन यहाँ पर गिवन है, उसमें आपको ये जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है आपके पास mu(x) अपॉन mu(x1) प्लस mu(y) अपॉन mu(y1)। ठीक है, ये mu(x) और mu(x) और mu(y) क्या है आपके पास, जो एक्सटर्नल आपके पास जो मोमेंट आपके पास आ रहे हैं कॉलम में एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से, एक्चुअल लोड की वजह से। mu(x1) और mu(y1) क्या है आपके पास, ये मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी है कॉलम की। ठीक है, वो कैपेसिटी हमने निकाल लिया था अभी इंटरेक्शन कर्व से, आपको मैंने समझा दिया कैसे निकालना है। टू द पावर ये है अल्फा n और ये भी है आपके पास अल्फा n, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन जो है, अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, ये कंडीशन आपको पुट करनी है, अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब आपने जितना एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट, आपने जितना परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट, आपने जितनी स्टील डाली अपने कॉलम के अंदर, वो ठीक है। ठीक है, आपने जितना उसका क्रॉस सेक्शन रखा है, उसका विड्थ और डेप्थ आपने जितना भी रखा हुआ है इस क्रॉस सेक्शन का, वो भी क्या है, ओके। लेकिन अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आपने जितना स्टील डाला उससे आप और ज़्यादा वहाँ पर क्या डालिए, रीइंफोर्समेंट आप उसके और ज़्यादा प्रोवाइड करिए, या फिर उसका जो डायमेंशन है उसके डायमेंशन को आप और ज़्यादा क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। आपको ये वाली जो कंडीशन है आपके पास, ये वाली कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई होनी ही चाहिए इन एनी केस, जब आपके पास कॉलम सब्जेक्टेड है एक्सियल लोड में और बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट में। तो यहाँ पर आपके पास mu(x) और mu(y) आपके पास क्या था, आपके पास ये है, आपके पास जो आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसके पास बेंडिंग मोमेंट सब्जेक्टेड टू द कॉलम। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख लो, बेंडिंग मोमेंट सब्जेक्टेड टू द कॉलम, या फिर आप लिख सकते हो आपके पास एक्सटर्नल आपके पास लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। mu(x1) और mu(y1) जो है, ये क्या आपके पास मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है किसकी, कॉलम की, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, मतलब वो कॉलम की स्ट्रेंथ कितनी है इतने मोमेंट को लेने की, तो इतना मोमेंट वो ले सकता है दोनों एक्सिस के अबाउट, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। ठीक है, दोनों एक्सिस के अबाउट वो इतने मोमेंट को वो ले सकता है। अब बात करता हूं मैं अल्फा n की। ठीक है, अल्फा n क्या है, आपके पास एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी ले लोगे आप, देखिए अगर ये वाला अल्फा n की वैल्यू आप ले लोगे कितनी, इसकी वैल्यू आप ले लोगे 1 व्हेन pu अपॉन pz इज लेस देन कितना है आपके पास 0.2। ठीक है, इज लेस देन कितना हो जाएगा आपके पास 0.2, तब अल्फा n की वैल्यू आप कितनी ले लेंगे आप 1। सिमिलरली अल्फा n की वैल्यू आप ले लोगे 2 व्हेन pu अपॉन pz की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन कितनी हो जाएगी आपके पास 0.8। इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन कितनी हो जाएगी आपके पास 0.8, तब आप कितनी ले लोगे आपके पास अल्फा n की वैल्यू आप ले लेंगे 2। लेकिन अगर मान लीजिए 0.2 या 0.8 के बीच में आपके पास आ गया, तो अल्फा n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2/3 प्लस 5/3 pu अपॉन pz। कब 1 व्हेन pu अपॉन pz इज बिटवीन 0.2 टू 0.8। ठीक है, इज बिटवीन 0.2 टू 0.8 आपके पास सॉरी हो गई। तो आप अल्फा n की वैल्यू कितनी ले लेंगे आप 2/3 प्लस 5/3 pu बाई pz, मतलब ये वाली वैल्यू आपके पास 1 से 2 के बीच में ही आपके पास देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी आपके पास 1 से 2 आपके पास देखने को मिलेगी। तो ये अल्फा n की वैल्यूज जो है इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप इसका ग्राफ आप याद रख लीजिए। इसका जो ग्राफ है अल्फा n का वो कैसा होता है आपके पास, उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, यहां पर आपके पास pu अपॉन pz की आपके पास रेशियो गिवन है। तो अगर ये कितना हो आपके पास, अगर ये हो जाए
2 और ये कितना है आपके पास 0.8, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी 1 और ये वाली वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 2। ठीक है, तो अगर 0.2 या 0.2 से कम रहा तो अल्फा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, अल्फा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। लेकिन 0.8 या 0.8 से ज़्यादा रहा तो अल्फा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2। और अगर 0.2 से 0.8 के बीच में रहा तो आपके पास 1 से 2 के बीच में आपके पास कोई वैल्यू रहेगी। एग्जैक्ट अगर आपको वैल्यू निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, अल्फा एन की वैल्यू रहेगी 2/3 प्लस 5/3 PU/PZ। ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा 1 से 2 के बीच में ही उसकी वैल्यू क्या करेगी, लाई करेगी। अब आप बोलोगे सर ये PU और PZ है क्या, तो देखिए PU तो आपको गिवन था, आपके पास जो फैक्टर्ड लोड आपके पास जो आ रहा है, ठीक है, एक्चुअल लोड आपके पास जो आ रहा है कॉलम में वो क्या आपके पास PU गिवन है। PZ की बात करूं तो PZ वो वाला आपके पास लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है जो अगर एग्जैक्टली कहां से पास हो रहा है वो उसके CG से पास हो रहा है, तो वो कितना होता है हमारे पास, दैट इज 0.45 FCK AC प्लस 0.75 FY इंटू AS। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, PZ की वैल्यू निकालेंगे और PU और PZ की वैल्यू को आप कंपेयर कर लेंगे उसके रेशियो से, तो वहां से आप क्या निकालेंगे, अल्फा एन। अल्फा एन आपने निकाल लिया तो आपने MUX1 और MUY1 आपको पता ही था पहले से, तो ये वाली कंडीशन जो रहेगी उसको आप सेटिस्फाई करके देखना कि अगर वो लेस देन इक्वल टू अगर 1 से आ गई, 1 से लेस देन इक्वल टू अगर आपके पास वैल्यू अगर आपको देखने को मिल गई तो आपने यहाँ पर जितना उसका डायमेंशन जितना रखा है, परसेंटेज ऑफ स्टील जितना प्रोवाइड किया है, वो सारी चीज़ें क्या है आपके पास ओके है, कंडीशन सेफ रहेगा, आप वो वाली लेके आप क्या कर सकते हो, कॉलम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लेकिन परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट वगैरह वहाँ पर कम रहा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपको वहाँ पर कॉलम के जो डायमेंशन है वो कॉलम के डायमेंशन को आप बढ़ा दीजिए, या फिर उसमें आपके पास जो रिइंफोर्समेंट का जो परसेंटेज था उसको आप बढ़ा दीजिए और वहाँ पर आप क्या यूज़ कर लीजिए, आपके पास ये वाली कंडीशन को आप फिर से आप एक बार देखिएगा, बढ़ाने के बाद आपके पास MUX1 MUY1 निकालेंगे, फिर से आप पूरा प्रोसेस को रिवर्स करिएगा, रिपीट करिएगा, आप वहाँ पर उसके बाद ये वाली इक्वेशन अगर फिर से सेटिस्फाई हो गई तो फिर क्या करना, आप वाले डिज़ाइन का फाइनल करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप वहाँ पर जो आपके पास कॉलम है उसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ से आप इसके बाद वो जो परसेंटेज ऑफ स्टील जो रहेगा उसको आप फाइनल कर लेंगे अगर आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो। अच्छा, एक बार अगर परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट आपके पास फाइनल हो गई, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट निकाल देंगे। एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट निकालने के बाद नंबर ऑफ स्टील आपको निकालना आता है वो भी आप फाइनल कर लेंगे और उसके बाद उसकी डिटेलिंग कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आया आपके पास? बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट जब आपके पास रहेगा तब आपको कैसे वहाँ पर अप्लाई करना है ये चीज़ समझ में आई। तो आज का जो लेक्चर था वो क्या था हमारे पास, एनालिसिस ऑफ कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट। इसके बाद समझ में आया? इसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपने जो परसेंटेज ऑफ स्टील जो आपने निकाला है, जैसे मान लीजिए आपने रखा 1.4%, ठीक है, तो आप यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। आप यहाँ से क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्टील अगर आपने निकाल लिया तो वहाँ से आप क्या लेंगे, नंबर ऑफ बार्स आप ले लेंगे। नंबर ऑफ बार्स वहाँ पर कितने आ रहे हैं और नंबर ऑफ बार्स वहाँ पर आप पुट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, नंबर ऑफ बार्स आप वहाँ से पुट करके आप निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये था आपके पास बाई एक्सियल में आपके पास सब्जेक्टेड रहेगा आपके पास कॉलम बेंडिंग मोमेंट में। तो गेट में ना ये वाले जो कंडीशन है MUX अपॉन MUX1 ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी ऑलरेडी। ठीक है, वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन होगी गेट में, ES में। यहाँ से आपको इस वाले फॉर्मूले से आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पूरा का पूरा डिजाइन करना पड़ेगा। कन्वेंशनल अगर आप कोई पेपर है ESE वगैरह का तो वहाँ पर भी आपको पूरा डिजाइन करके बताना होगा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव जो ऑब्जेक्टिव जो पेपर है वहाँ पर आपको ये वाले एक्सप्रेशन से काफ़ी बार आपको देखने को मिले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया एक्सियल लोड से सब्जेक्टेड है आपका कॉलम और वहाँ पर क्या आ रहा है, बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।